हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृति आईएएस स्ट्रैटेजी टॉक। और आज का विषय जो हमने चुना है वो है यूपीएससी के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तैयारी कैसे करें, यानी साइंस एंड टेक को कैसे तैयार करें। अमूमन यूपीएससी परीक्षार्थियों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक कठिन और दुरह विषय के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात ये भी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना प्रीलिम्स का निकलना लगभग असंभव है। वो क्यों है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मेंस के कवरेज को देखा जाए तो वहां भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जब पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था साइंटिफिक और वैज्ञानिक पद्धति से चल रही है तो यूपीएससी की भी डिमांड है कि परीक्षार्थियों में, अभ्यर्थियों में, आईएएस ऑफिसर्स में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। और यही कारण है कि धीरे धीरे इस परीक्षा प्रणाली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन सब की आवश्यकता बढ़ने लगी है। 2011 में प्रीलिम्स में बदलाव हुए, 2013 में मेंस के पाठ्यक्रम में बदलाव हुए और इन दोनों बदलावों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विस्तृत, डायनामिक बनाकर सिलेबस में डाल दिया गया। कुछ बातें यूपीएससी के सिलेबस से पता चल जाती हैं और कुछ बातों का पता तब चलता है जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये चर्चा विस्तृत चर्चा है जिसको देखने के बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी इन्स एंड आउट्स के बारे में पता चलेगा और आप इस तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े इससे पहले हम लोग देखते हैं कि आज किन किन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आपके सामने टॉपिक के इस लिस्ट को लेकर आता हूं। तो ये हमारे टॉपिक का लिस्ट है, हाउ टू प्रिपेयर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा डिस्कशन मेंस और प्रीलिम्स दोनों के स्तर पे होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसको मेंस और प्रीलिम्स के अंदर इसके महत्व को समझेंगे और उसके अंक भार को भी एक बार जांचने की कोशिश करेंगे। फिर एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस की समझ, पाठ्यक्रम की समझ। यूपीएससी की पाठ्यक्रम यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे यूपीएससी का पाठ्यक्रम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आप उसे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलाकर ना देख लें। हम उस बिंदु को भी देखेंगे। विषय और प्रश्नों पे चर्चा, यानी कि उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय आएंगे, टॉपिक आएंगे और उनसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के पूछे जाने के ट्रेंड्स क्या रहे हैं। चौथी जो बिंदु है वो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या हो, अप्रोच क्या हो, है ना। उसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। बिल्कुल वैसे ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के अप्रोच की बात करेंगे। क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये एक बहुत विकट समस्या होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करना है उसकी बात भी हम करने वाले हैं। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना है। हम क्या करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तैयारी की प्रक्रिया में क्या नहीं करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है प्रीलिम्स में और मेंस में, और फिर इसके अंक भार क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षाएं 3 चरणों में ली जाती हैं, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। प्रीलिम्स के पेपर 1 में है और वहां पे सिलेबस में इसको कहा गया है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है, वो है सामान्य विज्ञान। अब अगर हम पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स पेपर 1 में 100 सवाल होते हैं और उस 100 सवाल में आप प्रत्येक वर्ष देखेंगे कि 12 से 15 सवाल सीधे तौर पर जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, विज्ञान से पूछे जाते हैं, है ना। यानी कुल मिला के ये पूरे प्रश्न के वेटेज का 15% है। लगभग 24 से 30 नंबर इसके होते हैं, तो इसी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एक और बात बता दूं मैं आपको कि 12 से 15 क्वेश्चन का जो मामला है ये एक कंजर्वेटिव फिगर है। इसमें हमने बहुत सारे और भी चीजों का ध्यान नहीं रखा है। विज्ञान के बहुत सारे आयाम बहुविषयी हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी है। यही सामान्य विज्ञान जो है यह जुड़ जाता है कई अन्य क्षेत्रों से, जैसे कुछ ज्योग्राफी से, फिर उसके साथ ये जुड़ जाता है इन्वायरमेंट से, और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को जोड़ दिया जाए और इनके प्रश्नों को अगर जोड़ दिया जाए
विज्ञान के साथ, तो प्रश्नों की कुल संख्या लगभग 30 के पास पहुंचती है, यानी 30% प्रश्नों की संख्या पहुंचती है। तो मान के चले कि अगर आप विज्ञान एवं तकनीक पे एक अच्छी पकड़ नहीं बनाते हैं तो प्रीलिम्स में पास करना बड़ा दुष्कर हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बल्कि मैं इस बात को बता दूं कि खासकर हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स के रिजल्ट न होने का कारण भाषा नहीं है, बल्कि प्रीलिम्स के रिजल्ट न होने के कारण गलत स्ट्रैटेजी है, जहां पे कई बार यह भी बता दिया जाता है, यह भी समझा दिया जाता है कि विज्ञान में तुम्हारे हाथ तंग है तो विज्ञान नहीं पढ़ो, उसको छोड़ दो। और उसका रीजन ये होता है कि प्रीलिम्स का अभ्यर्थी प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाता। कारण है कि जब आप 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, और वो ज्यादा भी हो सकते हैं, 35 तक भी गए हैं, अगर उस पर अपनी पकड़ नहीं बनाते हैं तो आपके पास मुश्किल से 65 क्वेश्चन ही बचते हैं। और 65 क्वेश्चन में आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स को लेके आएंगे, ये लगभग असंभव हो जाता है। तो इस बात को मान के चले कि आप चाहे मानविकी बैकग्राउंड के हो या विज्ञान के हो, आप दोनों को समान विज्ञान एवं तकनीक पे ध्यान देना है। इसलिए क्योंकि 12-15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, बल्कि इसलिए कि लगभग इतने ही क्वेश्चन इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के सहयोग से आएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम मेंस की बात करें, अगर हम इसी स्तर पे मेंस की बात करें, तो मेंस में जीएस पेपर 3 के अंदर ये है, और वहां पे इसको कहा गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसकी सिलेबस की चर्चा हम कर लेंगे। अमूमन इससे प्रत्येक वर्ष 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन, है ना। आप जानते हैं कि सवाल की प्रकृति 10 नंबर और 15 नंबर की होती है। उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष इसकी जो वेटेज है वो 40 से 60 नंबरों की होती है, 40 से 60 अंकों की होती है ना। तो इस तरीके से पेपर 3 में भी ये एक महत्वपूर्ण प्लेस रखता है। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि सिलेक्शन होना और ना होना ये महज 4, 5, 1, 2 नंबरों का खेल होता है, और वहां पे अगर किसी विषय का वेटेज 40 से 60 हो तो वह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूं, पेपर 3 का यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बाकी पेपर में भी काम आता है, वहां भी इसकी इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली बात, पेपर 1, तो पेपर 1 की बात करें तो वहां पे ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी जब है तो इन्वायरमेंट भी है। आपको मेंस में भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट और एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं, और वहां ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में, ज्योग्राफी के प्रश्नों में साइंस के प्रश्न भी आए हैं। IRNSS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ये प्रश्न वहां पे आए हैं। या इन्वायरमेंट के कई स्तर पे सवाल पूछे गए हैं जो वहां है। जूनो मिशन पे ज्योग्राफी में सवाल पूछा गया। तो ये सारे सवाल जो थे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हैं, और वो पूछे कहां गए हैं? वो पेपर 1 में पूछे गए हैं। दूसरी बात, पेपर 2 के अंदर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनपुट हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस बात को देखते हैं। अब देखिए, पेपर 2 में मेनली वहां पे आप जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, सरकार के प्लान्स एंड पॉलिसी के ऊपर हम गहन चर्चा करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रश्न भी उस स्तर पे पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जिस पे गवर्नमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसी आ रही हैं, नए विधेयक पास हो रहे हैं, नई कानून बनाई जा रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, और आप इस बात को देखेंगे कि यहां पर विज्ञान और राज्य व्यवस्था की जो लाइन है वो आपस में आके मर्ज कर जाती है। जैसे DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, है ना। अब ये विधेयक है, ये लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित होना बाकी है। और जाहिर सी बात है कि जब बिल और विधेयक की बात करते हैं तो मामला जो है वो कहां चला जाता है? पॉलिटी के सेक्शन में चला जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं अपने मेंस की कक्षाओं में, मेंस की क्लास में मैं इस विधेयक को भी पढ़ाता हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। इस विधेयक पे सवाल पेपर 3 में भी पूछे जा सकते हैं, तब आप कहेंगे कि ये विज्ञान एवं तकनीक का है, और पेपर 2 में पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे पॉलिटी का है। बिल्कुल इसी तरीके से सरोगेसी रेगुलेशन बिल एक विधेयक है जिसकी स्थिति वही है, लोकसभा में पास, राज्यसभा में अभी पास नहीं है। इसके ऊपर कई गंभीर चर्चाएं और मुद्दे भी हैं, और इसके चलते ये पेपर 3 में विज्ञान एवं तकनीक का और पेपर 2 में पॉलिटी के हिस्से में भी आ जाता है। आधार कार्ड को कौन नहीं जानता? एक डेटाबेस है जिसमें बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। हमारे बायोमेट्रिक आंकड़े उसमें रखे गए हैं, हमारी आइरिस पैटर्न है, उसमें फेस फोटो है, फिंगरप्रिंट है। अब आप इस बात को बताइए, बायोमेट्रिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है?
नेशनल डेटाबेस यानी कि नागरिकों का एक नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए, पहचान स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। अब इसमें कई सारे मामले हैं। इसमें मामलों में जाहिर सी बात है कि पॉलिटी भी जुड़ता है और उधर सिक्योरिटी इश्यूज भी जुड़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी जुड़ता है और बायोमेट्रिक भी जुड़ता है, यानी तकनीक और राज व्यवस्था का ये एक तरीके से मेल है। तो आप इस बात को देख रहे हैं कि पेपर 3 में होने के बावजूद भी इस अप्रोच का उपयोग आप पेपर 1 और पेपर 2 में भी कर पाएंगे। ये साइंटिफिक अप्रोच की बात की जा रही है ना। इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीएस के पेपर 4 यानी कि एथिक्स के भी कुछ केस स्टडीज ऐसे हो सकते हैं जो सामान्य जीवन के वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित हो, है ना। और ऐसे केस स्टडीज को आप सॉल्व कर पाएं, उससे पहले जरूरी है कि आप उन सभी बातों को समझते हो, उस वैज्ञानिक अवधारणा से आप परिचित हो। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन वाली बात सुनते हैं, जहां पे अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा किसी गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच की जाती है ना। अब इसके ऊपर केस स्टडी बनाई जा सकती है कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा लिंग जांच करते हैं, घर में करते हैं, पकड़ पाना मुश्किल है, पकड़ने की कोशिश की गई फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी नहीं रुका, भ्रूण हत्या चलती रही, कन्या भ्रूण हत्या चलती रही। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? क्या अल्ट्रासोनोग्राफी के मशीन का उत्पादन बंद कर देना चाहिए? अब जाहिर सी बात है अल्ट्रासोनोग्राफी के अन्य कई भी उपयोग है। अगर उत्पादन बंद कर देंगे तो अन्य बीमारियों में इसका जांच पड़ताल में इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। अगर उत्पादन करते रहें तो फिर वहां पे डॉक्टर्स इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसी असमंजस की स्थितियों में आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ता है। कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको एथिक्स के एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारे अन्य चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मामले ऐसे भी बन सकते हैं जहां पे तकनीकी हस्तक्षेप की भी आवश्यकता पड़े, तकनीकी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता पड़े, है ना। इसके अलावा एक और बात देखिए, आप एसए की पेपर की बात करें, एसए के पेपर को आप देख लीजिए, पिछले 3-4 साल के या पिछले 5 साल के एसए पेपर को देख लीजिए और उसमें आप देखेंगे इनवेरिएबली प्रत्येक साल एक एसए साइंस से होता ही है। एक एसए ऐसा होता है जिसको सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बदौलत ही लिखा जा सकता है, बल्कि वो विज्ञान पर आधारित होता है। और ऐसे एसए जो विज्ञान पर आधारित है, अगर आप लिखते हैं तो इसमें बड़े अच्छे अंक आने की संभावना होती है। रीजन है कि इस एसए से बहुत लोग दूर भागते हैं। तो अगर आपकी पकड़ बढ़िया है तो आप ये एक चांस ले सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित जो विज्ञान का एसए, और इस पे बढ़िया मार्क्स सब कमांड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मेंस पेपर में भी इसको सिर्फ पेपर 3 तक सीमित न रखें, बल्कि इसकी जो पहुंच है वो बाकी सभी पेपरों में भी है। और सबसे बड़ी बात यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब आप विज्ञान एवं तकनीक पढ़ते हैं तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तो होता ही है, इसके लिए भी पढ़नी चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हुए या न हुए उसकी जांच पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में भी आपसे किया जा सकता है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं जहां पे स्टूडेंट से ये पूछा गया है जो मानविकी के हैं, लेकिन मानविकी के होने के कारण उनकी साइंटिफिक टेम्परामेंट की जांच इंटरव्यू में की गई है। प्रश्न और उत्तर के आधार पर सामने से प्रश्न पूछे गए ऐसे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, जो दिन दुनिया में चल रहे हैं, और उसके आधार पे अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो बहुत बढ़िया, है ना। तो इसकी महत्ता को इस हिसाब से समझिए, जो चीजें सामने हैं वो तो दिख ही रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं और उसके ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। और ये हम सिलेबस की बात अब करने जा रहे हैं। देखिए, प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में यूपीएससी ने, जैसा मैंने कहा, यूपीएससी ने क्या लिखा? यूपीएससी ने सिर्फ लिखा जनरल साइंस, ओनली जनरल साइंस, और कुछ बातें लिखी ही नहीं। अब जनरल साइंस लिखने से क्या फर्क पड़ जाता है, क्या पता चल जाता है? कुछ भी खास पता नहीं चलता। बड़ी मुश्किल होती है कि जनरल साइंस में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उसी सिलेबस को सरलीकृत किया गया, सिंप्लीफाई किया गया है। सिंप्लीफाई करने का जो फॉर्मूला है, जो आधार है, वो ये है कि इसमें सिंपल सी बात है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद आपको ये बात क्लियरली पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस किस स्तर पे सवाल पूछ रही है ना। अमूमन ऐसा व्यक्ति मानते हैं कि जनरल साइंस का मतलब यह है कि आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी किताबों को पढ़ लो और जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। जो ओल्ड स्कूल है तैयारी में, जो पुराने
ढर्रे पे चलने वाले लोग हैं वो इसी बात को कहते हैं कि छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और आपका जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप गलत हैं। आप ये भी समझिए कि हम 21वीं सदी में हैं, हम लगातार विकासशील से विकसित हो रहे हैं, तकनीकी विकास बहुत तीव्र गति से हो रही है, तो जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का भी कॉन्सेप्ट बदल रहा है। जिन चीज़ों को हम सामान्य विज्ञान कहते हैं अब उसका दायरा बहुत बढ़ चुका है। सामान्य विज्ञान का दायरा सामान्य विज्ञान से निकलकर तकनीक तक में जा चुका है। इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है जहां पे आपको बातें समझ में आए, जिसमें मैंने कहा कि भाई जीव विज्ञान है, भौतिकी के कुछ मामले हैं, रसायन विज्ञान है, मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नवीन प्रौद्योगिकी है उनकी आधारभूत समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऊर्जा से संबंधित विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण और भूगोल से संबंधित विज्ञान। अगर आप इतने एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं तब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर पाएंगे। मैं इसमें एक एक टॉपिक को थोड़े से डिस्कशन मोड में ले जाऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि आपको पढ़ना कैसे और क्या है। चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर मैं कहूं सबसे पहले जो मैं टॉपिक लूंगा वो है जीव विज्ञान, है ना। तो जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है, लेट्स से जीव विज्ञान की बात करें। सबसे पहले जीव विज्ञान में जो आप पढ़ेंगे वो है सेल, यानी कोशिका की संरचना। सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर पढ़ लेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे कि आप टेक्नोलॉजी में स्टेम सेल पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जब तक आप सेल नहीं पढ़ेंगे तब तक स्टेम सेल्स की अवधारणा, जीवन की इकाई की अवधारणा, हमारा शरीर कैसे काम करता है, डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स की क्या एक आपसी तालमेल है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे। तो सेल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब के कॉन्सेप्ट्स की बात की जानी चाहिए। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात, जीव विज्ञान के अंदर हम बात करते हैं किसकी, फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी मतलब कार्यकी, और फिजियोलॉजी में दो एस्पेक्ट्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी। मानव कार्यकी का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा उत्सर्जी अंग या एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम, इन सभी के बारे में जानकारी। क्यों जानकारी, क्या इससे सीधे प्रश्न आएंगे? देखिए, सीधे प्रश्न इससे आने की संभावना कम है, लेकिन आप बीमारी पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ पढ़ते हैं और उसके ह्यूमन हेल्थ के अंगों पे प्रभाव पड़ते हैं, तो जब तक मानव के अंगों की एक सामान्य स्तर की जानकारी नहीं होगी तब तक तो कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं। अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल लें तो कोरोना वायरस संक्रमण को ही हम ले लें तो लोग कहते हैं लंग्स को ये डैमेज करता है, लंग्स के एपिथेलियल को डैमेज करता है। तो पता तो होना चाहिए कि लंग्स का एपिथेलियल क्या है और डैमेज क्यों होता है, किस स्तर पे हो जाता है, क्यों वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए मानव शरीर की कार्यकी का एक सामान्य अध्ययन जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएं, आप मेडिकल लेवल की पढ़ाई करें, बिल्कुल समान अध्ययन स्तर की पढ़ाई करिए इसमें। साथ ही साथ प्लांट्स की कार्यकी, प्लांट्स की कार्यकी में थोड़ा सेलेक्टिव होना है। जैसे कि प्लांट्स में या पादपों के संदर्भ में, पेड़ पौधों के संदर्भ में फोटोसिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो इस धरती पे चलती है उसके बारे में तो जानना ही चाहिए। और इससे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स के अंदर, और प्रश्न भी जो थे वो ट्रिकी थे, वो थोड़े चालाक किस्म के प्रश्न थे जहां पे आपको आंसर देना था। तो इस तरीके से प्लांट्स में आप फोटोसिंथेसिस पढ़ सकते हैं, प्लांट में आप जल का आरोहण पढ़ सकते हैं, एसेंट ऑफ सैप, कि प्लांट पानी को कैसे खींचता है, ऊपर तक ले जाता है पत्तों में और फिर वहां फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये पत्तों में चलने वाली क्रिया फोटोसिंथेसिस को ही आधार मान के अगर उसके इर्द गिर्द की बातों को पढ़ लें, जाइलम, फ्लोएम, एसेंट ऑफ सैप, जल का आरोहण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, स्टोमेटा का खुलना बंद होना, है ना, विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषण, किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होता है, ऐसे सवाल बन भी सकते हैं, पूछे भी गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्सेप्ट जो डेवलप होगा वो इस्तेमाल कहाँ होगा, सीधा का सीधा इन्वायरमेंट में इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। तो तीसरी बात है, जो थर्ड पॉइंट है, उस थर्ड पॉइंट में हमें देखना होता है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत। ये सजीव जगत की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी पूरे सजीवों को 5 वर्गों में बांटा गया उसकी बात, और फिर प्रत्येक वर्गों में उसका वर्गीकरण।
जैसे कि एनिमल का वर्गीकरण करेंगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, 9th क्लास की एनसीईआरटी किताबों में मिल जाएगा, मैं बता भी दूंगा लास्ट में। और प्लांट्स का भी वर्गीकरण करेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, राइट, इस तरीके से वर्गीकरण करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि एक ओवरऑल आप जंतु जगत और पादप जगत के बारे में जान जाएंगे, और जब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में आसानी होगी, आपको कोई भी चीज एकदम नई नहीं लगेगी। अब सिंपल सी बात है, देखिए कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल भित्ति आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और प्रवाल भित्ति का निर्माण जिस जंतु के द्वारा किया जाता है वो सिलेंट्रेटा का है, उसी वर्ग में आता है जिस वर्ग में हाइड्रा आता है। हाइड्रा का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो ये छोटे मोटे कनेक्शन आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो इस स्तर पे आपको लिविंग वर्ल्ड भी पढ़ने हैं। तो बायोलॉजी में आप ओवरऑल कवरेज ये रख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसके आगे भौतिकी में हम क्या करने वाले हैं, फिजिक्स के अंदर हमारी कवरेज क्या होगी। तो देखें आप, जब फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं तो फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है। हमें अप्लाइड फिजिक्स ज्यादा पढ़ना है, और जो कोर फिजिक्स होता है, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं मूलभूत भौतिकी के सिद्धांत हैं, उस पे तरजीह थोड़ी कम देनी है ना। तो मोर अप्लाइड सेक्शन, लेस कोर सेक्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अप्लाइड सेक्शन कैसे हम डील करेंगे और क्या क्या डील करेंगे, जैसे देखिए आजकल बड़ा चर्चे में एक एरिया है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स, है ना। पार्टिकल फिजिक्स का मतलब है कि इसमें आप मौलिक कणों की बात करते हैं, मौलिक कणों की बात करते हैं। जानते हैं मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा मेसॉन, बोसोन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो पे तो सवाल भी आए हैं, है ना। तो मौलिक कणों की एक अवधारणा होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आईआईटी लेवल का पढ़ लीजिए आप फिर से, बस ये है कि सामान्य स्तर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आजकल एक बड़ा मामला है एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स जब मैं कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रह नक्षत्र पढ़े, पूरा पढ़ ले तो बढ़िया है, बट ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब है कि आपने देखा होगा कि पिछले साल भी और उससे पहले भी एस्ट्रोफिजिक्स के सवाल पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि ब्लैक होल, सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन, ऐसे सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ये जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, ब्लैक होल के फोटो खींच रहे हैं आप ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं, आप ग्रेविटेशनल वेव की बात कर रहे हैं, आप लिगो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, आप लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिनो प्राप्त कर रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें इसी दो क्षेत्र में आ जाते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हमें ध्यान ये रखना है कि हम अंतरिक्ष के उन चर्चित बिंदुओं पर अपनी थोड़ी समझ बना ले जो लगातार न्यूज़ में है। करंट अफेयर्स आपको डायरेक्शन देगा, और उस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को डेवलप कर लेंगे एस्ट्रोफिजिक्स में। इसके अलावा फिर क्या है, देखिए इसके अलावा एक टॉपिक है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। कितने प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग हैं और उनकी क्या उपयोग है, उनके कुछ अगर खास गुण हैं उनको ध्यान में रखना है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेडिएशन, इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को पढ़ना है ना। हमें एम्फेसिस किस पे देना है, एम्फेसिस देना है हमें कुछ बिंदुओं पे। जैसे ईएम वेव जब पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें लाइट यानी प्रकाश और उसके व्यवहार को समझ लीजिए। अब प्रकाश पढ़ते हैं तो प्रकाश के व्यवहार, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन घटनाक्रमों से होता है, इस पे प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं, और ये सवाल बड़े आसान होते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो वो सवाल आप बना देंगे। फिर देखिए लाइट से जुड़ा हुआ एक और मामला है, और वो है लेजर। लेजर जो है ये तकनीकी पक्ष है, लेजर और उसका उपयोग, और आज के डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जान रहे हैं कि आप जो है ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर में आप प्रकाश के रूप में संचार संकेतों को बहुत दूर तक तीव्र गति से भेजते हैं, और आप इस बात को जानते होंगे कि वहां पे लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो लेजर की सामान्य अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल उसी तरीके से आप नेक्स्ट टॉपिक जो उठा सकते हैं इसमें वो है साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों के बारे में सामान्य अवधारणा। और इस अवधारणा को पढ़ते समय
इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ बिंदुओं पर फोकस करना है, जैसे अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं आप कि मैं सिर्फ अप्लाइड सेक्शन को ही तरजीह दे रहा हूं। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। फिर देखते होंगे आप, कभी सुना होगा मैक नंबर। ये मैक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना? तो साउंड जब पढ़ें तो कोर को भी पढ़ लें, लेकिन ज्यादा अपना बल किधर दें? अप्लाइड सेक्शन पे, जिसका प्रयोग हम न्यूज़पेपर मैगजीन में होते हुए देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रसायन, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की बात की जाए, अब केमिस्ट्री में भी मैं वही कहूंगा कि जब आप रसायन विज्ञान को यहां निकालते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि यहां पे तो और सेलेक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे तो हमें अप्लाइड ही पढ़ना है। कोर बिल्कुल न के बराबर ही है ना, बल्कि आप रसायन को थोड़ा जो है ना ब्रेक कर दीजिए, उसकी पूरी की पूरी स्वरूप को बदल दीजिए, उसके पढ़ने के तरीकों को चेंज कर दीजिए, और फिर देखें तो रसायन में आप देख भी पाएंगे कि पढ़ना क्या है। आपको एक विजन मिलेगा कि हम कैसे पढ़ें। पहला, फर्स्ट आप पढ़िए फूड केमिस्ट्री। फूड केमिस्ट्री यानी खाद्य पदार्थों में रसायन। क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कोई ऐसा केमिकल जिसको सरकार ने बैन किया, कोई ऐसे केमिकल जो खाने में पाए जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, इस पे चर्चा हो रही है। कोई ऐसा केमिकल जिसे हमें बहुत ही बढ़िया पोषण मिल रहा हो और वो खाद्य पदार्थों में मिल रहा हो, उसके बारे में आप जानिए, है ना। इसके अलावा फूड केमिस्ट्री में क्या जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य परिरक्षक, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, इन सारे केमिकल्स के नाम भी पता होने चाहिए और कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होते हैं वो भी पता होना चाहिए, है ना। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का नाम सुना ही होगा आपने, वो चर्चे में था, प्रश्न भी पूछे गए, है ना। और इस स्तर पे ध्यान रखना है। आपने ये भी देखा होगा कि प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया जिसमें ये कहा गया कि बेंजीन का मामला था, उस पर एक बात की गई थी। इसके अलावा एक पेय पदार्थ के अंदर केमिकल थी, उसके ऊपर एक सवाल पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इसी फूड केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी भी गाइडलाइन कहाँ से मिल जाएगी आपको? आपको करंट डेवलपमेंट से मिल जाएगी। नेक्स्ट जो दूसरा मामला है वो है फ्यूल केमिस्ट्री। फ्यूल केमिस्ट्री, ईंधनों का रसायन। अब ईंधनों के रसायन में क्या देखना है? सीएनजी, HCNG पे तो सवाल भी पूछा है हाल ही फिलहाल में, आपको याद होगा। उसके अलावा बायोफ्यूल्स, इसके अलावा नेफ्था, पेट्रोलियम, डीजल, नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्राइथाइल लेड, या फिर BTX, बेंजीन टॉलिन ज़ाइलिन, जिसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पेट्रोलियम में मिलाकर करते हैं। ऑक्टेन नंबर का कॉन्सेप्ट, कि ऑक्टेन नंबर क्या है, एविएशन फ्यूल क्या है, रॉकेट फ्यूल क्या है, CNG क्या है, PNG क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, LPG का कंपोजिशन क्या है। तो ईंधनों से लेकर जितनी भी चीजें हैं उसकी वैज्ञानिक अवधारणाएं क्लियर होनी चाहिए। ये फायदा सिर्फ यहां नहीं करेगा, प्रश्न तो इससे पूछे ही गए हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको HCNG का, बल्कि इससे फायदे ये भी होंगे कि जब आप एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी में, वहां भी आपको वैज्ञानिक तौर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब देखिए थर्ड जो एरिया है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। रसायन का वह भाग, रसायन शास्त्र का वह भाग जो पर्यावरण संदर्भों से जुड़ा हुआ है। कैसे? कई सारे पोल्यूटेंट हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, कई सारे हानिकारक गैसेस हैं जिसका एमिशन होता है, हमें प्रभावित करते हैं। उन गैसेस के बारे में, पोल्यूटेंट के बारे में जानकारी, कोई भी नई चीज अगर आ जाती है तो उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आप जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर कितनी चर्चाएं हैं, उसको समझना है और उसको समझने का एक वैज्ञानिक आधार विकसित करना है। उसके पार्टिकल्स और गैसेस की बात करते हैं, हमें स्मॉग की बात करते हैं, क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, वो भी हमें देखना है ना। तो ये सारी चीजें जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है। आप जल प्रदूषण की बात करें तो जल में प्रदूषण के कारक क्या हैं, किसके क्या प्रभाव होते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है। मृदा में अगर पढ़ रहे हैं तो वहां भी केमिस्ट्री के हिसाब से एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए। जहां भी प्रदूषण का मामला हो वहां पे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी देख लीजिए कि वहां पे क्या हो रहा है।
और आपको इस बात को भी बता दूं कि कई ऐसे प्रदूषण हैं जिनका उपचार रासायनिक तौर पे किया जाता है। तो रासायनिक तौर पे उपचार की विधि में किस रसायन का प्रयोग किया गया, क्यों किया गया, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। चौथी बात जो इसमें देखेंगे वो है केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, यानी कि हमारे सामान्य जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो रसायन है उसकी बात करेंगे। अब ये बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। इसको पढ़ने का एक तरीका है कि आप एनसीईआरटी किताब उठाइए, उसमें देखिए 9th 10th की किताब में एक चैप्टर होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, उसको पढ़ जाइए। लगभग वो सारे रसायन जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिससे हमारा आपका वास्ता पड़ता है, उसके बारे में आप वहाँ पढ़ लेंगे। दूसरी बात, मेटल नॉन मेटल नाम का एक चैप्टर है, उसको पढ़ जाइए। कार्बन एंड कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है, उसको पढ़ जाइए। और फिर देखिए कि अगर पेपर मैगजीन में, कहीं किसी नोट्स में अगर कुछ ऐसे रसायन आते हैं जो आपके सामान्य संदर्भ के हैं, उसके बारे में जानना है। जैसे कि अल्कोहल है ना, अल्कोहल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सैनिटाइजर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। बाकी जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे, उसे देखना है। अल्कोहल के 2 प्रकार हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल बनता कैसे हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का उपयोग क्या है। हम दवा बनाते हैं, हम उससे वार्निश बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, सैनिटाइजर बनाते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप आयरन पढ़ते हैं तो आयरन के ओर से लेकर आयरन के प्रकार तक, कि भाई आयरन के अलग अलग प्रकार क्या होता है। रेत आयरन का नाम सुना होगा, वो क्या है ना, तो उसको भी देखिए। कोयला पढ़ते हैं, कोल के अलग अलग प्रकार हैं, तो उसको भी देख लीजिए कि कोल अलग अलग प्रकार के हैं, तो कार्बन कंटेंट क्या है उसमें, उसके आधार पर उसकी कैटेगराइजेशन कर लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे जो आपके विज्ञान से, ज्योग्राफी से और बाकी संदर्भों से जुड़े हुए हैं, उसको इकट्ठा करके पढ़ना शुरू कीजिए। तो कुछ यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ये 3 चीजें हो गई। अब देखिए, तीनों की बात करने के बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा, और वो है मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्नों की संख्या इससे बढ़ेगी, जिस स्थितियां चल रही हैं उसमें बढ़ने की संभावना दिखती है। और इसमें प्रश्न बड़े आसान पूछे जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान रखें और थोड़ी सी बायोलॉजी की समझ हो, थोड़ा सा ह्यूमन हेल्थ की समझ हो, तो बना पाएंगे आप इसमें। ह्यूमन हेल्थ में हम क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिजीज। एक बार डिजीज का ओवरव्यू होना चाहिए, सारे डिजीज का, यानी कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रमण से होने वाले डिजीज, जिसमें वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज या क्रीमियो से होने वाले डिजीज, ये सभी होना चाहिए। सेकेंड, जेनेटिक डिजीज यानी अनुवांशिक रोग, डेफिशिएंसी डिजीज, किसी पोषक तत्वों के कमी से होने वाला डिजीज, विटामिन की कमी से होने वाला डिजीज, प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज, इसके बारे में एक बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। जब डिजीज पढ़ लें तो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े न्यूट्रिशन, पोषण का मामला। मानव में पोषण, सामान्य पोषण की अवधारणा, बैलेंस्ड डाइट क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, फैट्स की आवश्यकता कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, अलग अलग विटामिन के काम क्या है। एक बैलेंस्ड डाइट के कॉन्सेप्ट और न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से देखना है, इस बात को देखिए। उसके अलावा क्या देखेंगे आप, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र एंड इम्यूनाइजेशन। तो प्रतिरक्षा प्रणाली और टीकाकरण, इसके बारे में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जान रहे हैं कि कोविड-19 और बाकी सारे संदर्भों में बहुत ही चर्चित विषय रहेगा ये, और इसके ऊपर ध्यान हमें रखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज। इसके ऊपर थोड़ा जो है ना कॉन्सेप्ट बनाइए। ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ड्रग अब्यूज का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि कई सारे एंटीबायोटिक का भारत में दुरुपयोग होता है। ऐसे एंटीबायोटिक जिसको सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है, लोग उसको ओवर द काउंटर ड्रग के रूप में खरीद लेते हैं और खरीद के खुद ही खा लेते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति डॉक्टर ही है, कुछ ना कुछ जो है डॉक्टरी का जान ही रहा है। तो वो काम नहीं होना चाहिए। ड्रग अब्यूज के केसेस क्या हैं, मेंस में भी सवाल पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के प्लान्स, पॉलिसीज
एंड स्कीम। तो प्लान, पॉलिसी एंड स्कीम्स, ये ध्यान में रखिए कि जितने भी प्लान्स, पॉलिसी, स्कीम जो अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं, आप पढ़िए, वहीं पढ़िए, लेकिन उसको इस स्तर पे भी ध्यान रखिए। यूपीएससी बहुत ही मल्टीडिसिप्लिनरी है, बहुविषयक है। किसी भी एक सब्जेक्ट को एक डब्बे में बंद करके नहीं रख सकते आप। हर एक सब्जेक्ट का लेना देना दूसरे सब्जेक्ट से होता है। प्रश्न भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये ह्यूमन डिजीज का मामला था। अब आइए अगले चैप्टर पे चलते हैं। हम प्रीलिम्स के अलग अलग क्षेत्रों को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने का आधार हमारा है कि पिछले साल प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, इस स्तर पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम एक एक करके ढूंढ रहे हैं, है ना। ह्यूमन हेल्थ की अगर बात थोड़े प्रश्नों के स्तर पे भी कर लें कि भाई आखिर में वो कौन से प्रश्न थे पिछले साल जो पूछे गए थे, तो आउटब्रेक्स पे सवाल हुए, जो डिजीज एकदम से प्रकट हुआ, जैसे H1N1, एबोला, पैंडेमिक पे सवाल हुए। जो भारत में रेडिकेटेड डिजीज है, जिसका उन्मूलन हो चुका हो, उसके ऊपर सवाल पूछे गए। WHO के डायरेक्टिव्स पे सवाल पूछे गए हैं, उसके गाइडलाइंस पे सवाल पूछे गए हैं। तो आपको तो याद ही होगा, एबोला पे और H1N1 पे 2015 में सवाल पूछे गए, 2014 में रेडिकेटेड डिजीज पे सवाल पूछे गए, और इस तरह के सवाल वेक्टर्स पे, संवाहक पे पूछे जाते रहे। तो इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। अब जिस बात की मैं चर्चा करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो ये है नवीन प्रौद्योगिकी की आधारभूत समझ। अब ध्यान रखिए कि मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। रीज़न ये है कि प्रीलिम्स के सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, मानव स्वास्थ्य, इन सब से सवाल बड़े कम आते हैं अगर हम टोटल सवालों की बात करें तो। जीव विज्ञान से आप मान के चले कि पिछले 10 सालों में, प्रॉपर जीव विज्ञान से 10 सालों में 6 सवाल आए होंगे। भौतिकी और रसायन से दोनों मिलाकर देखा जाए, जो कोर भौतिकी, कोर रसायन है, उससे देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यहां से भी लगभग जो है ना 5 सवाल आए होंगे। अप्लाइड सेक्शन में थोड़े बहुत थे, जो संख्या आगे बढ़ सकती है। मानव स्वास्थ्य से भी लगभग 5 सवाल है, लेकिन हाँ, चैप्टर छोटा है और 5 सवाल अगर 10 साल में आ गए तो अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल कहां से आए? नवीन प्रौद्योगिकी की आधारभूत समझ से है, यहां से आए, और इसको देखना बहुत जरूरी है। अब सवाल है, इसको देखेंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस। तो हम लोग इसकी बात करेंगे अभी, और इसकी बात कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस पहलू पे पकड़ बनाएं। इसके लिए जरूरी है कि आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो। ये एक कैच है, ये एक ऐसी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कहा जाता है ना कई बार कि हम मेंस और प्रीलिम्स को हर मामले में अलग अलग करके नहीं देख सकते, कहीं कहीं पे जुड़ाव भी है, और वो जुड़ाव साफ दिखता है। तो मेंस में जो भी मामले हैं उसको देखना है, खासकर कौन कौन से? बायोटेक, नैनोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो 4 क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्षेत्रों के बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान होने चाहिए, और करंट डेवलपमेंट पता होने चाहिए। मैं सिंपल सी बात, मैं आपको इसी बिंदु पे छोड़ दूंगा, क्योंकि जब मैं मेंस के सिलेबस की चर्चा करूंगा तो मैं बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होगा। लेकिन मैं आपको अभी आगाह कर दूं, बता दूं, इस बात को आपके दिमाग में बिठा दूं कि अगर आप प्रीलिम्स जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है कि नवीनतम तकनीक के आधारभूत समझ, नई तकनीकों की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करना है। कारण है कि अगर यूपीएससी एक साल में 12 से 15 सवाल पूछती है, मान लीजिए एवरेज 14 सवाल पूछती है, तो 14 सवाल में 12 सवाल 12 कहाँ से होते हैं? टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो जब भी आप मेंस की तैयारी करें, बहुत अच्छे से करें, और वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स निकालें, और फिर करंट डेवलपमेंट से उसको जोड़ते रहें। इसकी बात मैं अभी करूँगा, है ना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, और उस एग्जाम्पल्स को देखिए जो पूछे गए हैं। कहाँ पे ये पूछे गए हैं? प्रीलिम्स में। लेकिन आप देखेंगे कि वो सारे एग्जाम्पल कहाँ से हैं? मेंस से रिलेटेड है, मेंस के सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे कि 2018 में
जीएम मस्टर्ड पे सवाल पूछा गया। 2017 में क्लोनिंग से रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स में पूछा गया, SCNT। 2017 में ही बायो रेमेडिएशन, जैव उपचार के ऊपर एक सवाल पूछा गया। हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए टेक्नोलॉजीज आदि पे सवाल पूछे जाते रहे। डीएनए टेक्नोलॉजी पे सवाल तो 2019 में ही पूछा गया। क्रिस्पर Cas9 पे सवाल 2019 में पूछा गया। 2018 में भी एक सवाल था इसी स्तर पे, है ना। इवन देखिए आप, ये सारे सवाल कहां से आ रहे हैं? ये सारे सवाल जो मैं बता रहा हूं वो सब बायोटेक से आ रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं, जो प्रीलिम्स के स्तर की बात मैं कर रहा हूं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ट्रांसक्रिप्टोम पे सवाल पूछा गया 2016 में। उसके अलावा GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC पे सवाल पूछा गया 2015 में। जीएम मस्टर्ड तो बता ही दिया आपको। RNA इंटरफेरेंस पे सवाल पूछा गया 2019 में, है ना। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने बताए ये टेक्नोलॉजी के हैं जो मेंस में पढ़ते हैं, लेकिन पूछे कहाँ गए सवाल? प्रीलिम्स में, और ज्यादातर सवाल यही थे। नैनोटेक की बात करें आप तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर पे क्या इंपॉर्टेंस है उस पर सवाल पूछा गया। नैनो टेक्नोलॉजी का नकारात्मक प्रभाव क्या होगा उस पर सवाल पूछे गए। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछे गए, है ना। अगर हम थोड़ी सी ICT की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वहां पे सवाल पूछे गए। आपको लाइफाई पे सवाल पूछे गए, उसमें IoT पे सवाल पूछे गए 2018 में। वेरेबल टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछे गए, और ये सारे सवाल जो है इधर ही पूछे गए हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना। तो वर्चुअल रियलिटी जिसको VR बोलते हैं आप, और ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको आप AR बोलते हैं, इसके ऊपर सवाल 2019 में पूछे गए थे, आपको याद भी होगा। और ये सारी चीजें कहां हम देखते हैं? अमूमन मेंस की सिलेबस में देखते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो वहां पे IRNSS पे 2018 में सवाल पूछे गए। उसके अलावा मंगलयान पर 2016 में पूछे गए, और इस तरह से रिमोट सेंसिंग पे सवाल पूछे गए 2015 में। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जो मैं बता सकता हूं। और ध्यान रहे कि अगर वो 14 सवाल पूछते हैं, 12 सवाल पूछते हैं, तो इस बात को मान के चले कि 80-90% सवाल इसी क्षेत्र से आएंगे। लेकिन हाँ, वो जो 20% बच जा रहा है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और UPSC सरप्राइज करती है आपको। ये ना हो कि आप इतना मोटिवेटेड हो जाएं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही पढ़े, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। बाकी चीज़ें पढ़नी इसलिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को समझने की कैपेसिटी डेवलप होगी। और UPSC ने कभी झटके में अगर ट्रेडिशनल टॉपिक से 5-7 सवाल पूछ दिए, तब भी आप अपने आप को बचाने की स्थिति में होंगे। एक बार अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं तो उसका कॉस्ट 1 साल है, 1 वर्ष है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमें कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है ना। तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होती हैं और कैसे कवर अप करेंगे, हम इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऊर्जा। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊर्जा। और ऊर्जा के बारे में बता दूं कि ऊर्जा प्योरली मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक है, पूरा का पूरा बहुविषयक मामला है। अब एनर्जी की जब बात करते हैं तो सभी चीज़ों से जुड़ जाता है ना। साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इवन IR, न्यूक्लियर डील को लेके IR पे कितनी सारी बातें हैं। गवर्नमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसी, तो पॉलिटी से भी जुड़ जाता है ना। हमारे जीवन से भी जुड़ जाता है, जीवन गुणवत्ता से भी जुड़ जाता है। भाई ऊर्जा मिलेगी, बिजली मिलेगा तो फिर तो बढ़िया है, हमारी जीवन गुणवत्ता भी आगे बढ़ेगी। तो इस स्तर पे देखेंगे आप। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऊर्जा विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित मामले। क्या देखेंगे इसमें? कहने की आवश्यकता नहीं कि सबसे पहले तो हमें यही देखना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीक और विज्ञान। फ्यूजन, फ्यूजन क्या है, ईंधन किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम की बात करते हैं हम। फ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, टोकामेक रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। उसमें हीलियम 3 आइसोटोप की बात कर रहे हैं हम। उसमें ट्राइटियम, ड्यूट्रियम और की बात कर रहे हैं। और ये सारी संदर्भों को हमें देखना है। हमें ITER की बात भी करनी है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की भी बात करनी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें देखने हैं। फिर देखिए दूसरा है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चा का विषय। आप इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, वहीं मेनली पढ़ेंगे आप। और फिर इसकी चर्चा जो है वो साइंस में भी होती रहेगी। बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस, बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस, इसके ऊपर हम बात कर लेंगे, है ना। इसके अलावा
न्यू एनर्जी एवेन्यूज, जो नए ऊर्जा स्रोत हैं उनकी बात भी की जा सकती है, जैसे कि शेल गैस का मामला बीच में आया और यूपीएससी ने सवाल भी पूछे, माइक्रोवेव एनर्जी का मामला आया, आईटीआर की बात मैंने की, फ्यूजन से एनर्जी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं हम, थोरियम से एनर्जी प्राप्त करने की कोशिश करें, वो भी एक नई ऊर्जा मामला है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। और साथ ही साथ क्या देखना है आपको, प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्कीम। तो प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्कीम भी हमें इसमें देखने हैं। जो सवाल आए हैं उसके ऊपर भी बात की जा सकती है, और जो सवाल आए वो आए फोटोवोल्टेइक से, यानी कि सोलर एनर्जी से 2014 में, प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूं। उसके अलावा मीथेन और शेल गैस से सवाल आए, उसके अलावा मेज से यानी कि मक्के से बायोडीजल प्राप्त करने के सवाल आए 2014 में, फ्लाई ऐश पे सवाल आए 2014-15 में। इसके अलावा फ्यूल सेल, जो नैनो टेक्नोलॉजी का मामला है, वो नैनो टेक्नोलॉजी में भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, उस पर भी सवाल आए 2015 में। फिर देखिए जो एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल होता है, जो आप देखते हैं ना उपकरणों पे स्टार लेवलिंग होती है, 5 स्टार, 3 स्टार, उसके ऊपर भी सवाल आ गए 2016 में। उसलिए मैंने कहा प्लान्स, पॉलिसी, स्कीम वगैरह को समझना है। HCNG, हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG पे सवाल आए, 2019 की बात है, वहाँ पे आए हैं। तो ये सारी बातें एनर्जी से रिलेटेड है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आइए अंतिम टॉपिक पे चलते हैं, और ये टॉपिक जो है वो है पर्यावरण और भूगोल से संबंधित विज्ञान। मैंने इसको इसलिए लिख रखा है ताकि आप इसको अपने जहन में रखें कि भाई ये भी एक टॉपिक हो सकता है। और हालांकि इसके बारे में हमने बात की ही है कि अगर पर्यावरण की बात करें तो केमिकल्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वो यहाँ पे आ सकता है, पर्यावरणीय कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, भूगोल में बहुत सारे फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत सारा भाग, क्लाइमेटोलॉजी का बहुत सारा भाग रिलेट करता है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा, और हीट कहाँ है, कोर फिजिक्स में है, वहाँ हम पढ़ते हैं, वो हमें पढ़ना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप प्रेशर की बात करेंगे, उसको भी आप फिजिक्स में समझते हैं, है ना। अब भूकंप पढ़ रहे हैं तो भूकंप की तरंगों की बात करेंगे तो वेव्स के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे काम आ जाएंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। ये बहुविषयक मामला है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस का जोड़ है ना। तो आशा है कि आपने सभी बातों को समझ लिया। तो कुल मिला के यूपीएससी के हिसाब से तो भाई जनरल साइंस यहीं खत्म हो जाता है। यूपीएससी कहती है कि जनरल साइंस पढ़ना है तो भाई ये लो, ये रहा तुम्हारा जनरल साइंस, है ना, जिसकी अवधारणा हमारे जहन में बैठी हुई है कि जनरल साइंस यही होता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करें पीछे पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, तो उसमें मानव स्वास्थ्य को जोड़ सकते हैं, उसमें नवीन प्रौद्योगिकी के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ सकते हैं, ऊर्जा को जोड़ सकते हैं, और पर्यावरण और भूगोल से संबंधित मामलों को भी जोड़ सकते हैं। और फिर इस तरीके से इस पूरे टॉपिक का जो रीच होता है, इसकी जो एक कह सकते हैं महत्व होता है, वो बढ़ जाता है। ये 30-35 सवाल तक पहुंच जाता है ना। मैं फिर बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें क्या है, नवीन प्रौद्योगिकियों की आधारभूत समझ, इस बात को ध्यान में देना है। अब आइए दूसरी तरफ हम चलते हैं। मेंस की बात करते हैं। अब आपके सामने जो दिख रहा है वो मेंस का सिलेबस है। प्रीलिम्स की बात तो हमने कर ली। मेंस के सिलेबस में यूपीएससी ने 3 पैराग्राफ लिखे हैं। बढ़िया से वो पैराग्राफ लेट डाउन है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं पहला पैराग्राफ कहता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, है ना। दूसरा पैराग्राफ कहता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकियों का विकास। तीसरी बात, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, है ना। यानी कि जब आप इस चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ओवरऑल बातें समझ में आ जाती है, लेकिन बिंदुवार कुछ बनता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि सिलेबस के किसी भी खंड को समझने के लिए सिर्फ सिलेबस काफी नहीं होता। सिलेबस के साथ साथ पीछे पूछे गए प्रश्नों को भी देखना होता है। तो सिलेबस देखिए, जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं, 2013 के बाद के प्रश्न पूछे गए हैं खासकर, उनको देखिए और दोनों को मिला लीजिए,
तो फिर आप एक बिंदुवार एक सिलेबस अपने लिए तैयार कर पाएंगे। ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। मैंने आपके लिए एक बिंदुवार सिलेबस तैयार कर दिया है जो बेसिकली सरलीकृत है, सिंप्लीफाइड सिलेबस है, जिसमें आप बिंदुवार चीजों को देख पाएंगे और ये सारी चीजें इसमें कवर अप होंगी। आप देख रहे हैं इसमें रोजमर्रा के जीवन में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और ये सारे चैप्टर्स, ये की वर्ड्स हैं, इसको देखना है। अब देखिए मामला क्या है, यहां देखिए। तो जब हम मेन सिलेबस को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो चैप्टर्स नजर आते हैं वो ये 12 चैप्टर आपके सामने है। आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर में लगभग 8 चैप्टर यहां तक है वो थोड़ा लाइटर कलर में है, और ये जो चैप्टर मैंने यहां पे बनाया है ये मैंने थोड़ा शेड कर दिया है। हो सकता है आपको दिख रहा हो, अगर नहीं भी दिख रहा है तो इस बात को मान के चलिए कि 9th, 10th, 11th और 12th ये वो चैप्टर हैं जिसको सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन सवाल इससे पूछे जाते हैं। बाकी जो 8 चैप्टर आपको ऊपर से दिख रहे हैं ये मेंस के सिलेबस में किसी न किसी रूप में इंगित है। बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीक, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीक, रोबोटिक्स में एआई को जोड़ दिया गया है। कारण है कि जाहिर सी बात है कि एआई के बारे में अब यूपीएससी तुरंत उसमें जोड़ेगी तो नहीं, रोबोटिक्स है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो एआई भी पढ़ना ही। हाँ, ये बात अलग है कि एआई का महत्व अभी काफी बढ़ गया है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है। आईपीआर इशू, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मामले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, इसके बारे में भी ध्यान देना है। 8वां है इंडियन साइंटिस्ट। आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ है भारतीयों की विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां, और इस बात को ध्यान में देखिए कि आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों से लगातार इस क्षेत्र में सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछे गए हैं, आप उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और 2019 में सवाल पूछा गया श्री एम विश्वेश्वरैया के बारे में और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में, कि भाई इन दोनों ने वाटर इंजीनियरिंग में और एग्रीकल्चर साइंस में अपना योगदान क्या दिया था। ये भारतीयों का योगदान है विज्ञान में। इस पे सवाल 2019 में पूछे गए, 18 में भी पूछा गया बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और उसमें एसएन बोस के उपलब्धियों के बारे में बात की गई। तो 2018 से यूपीएससी ने एक ट्रेंड शुरू किया कि अब वो भारतीय वैज्ञानिकों को आधार मानकर सवाल बना रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दे चुके हैं। ऐसे वैज्ञानिकों की सूची में 25 वैज्ञानिक लगभग होंगे और उसको आप पढ़ जाइए। हम जल्दी ही इस बात को कर रहे हैं कि हम 25 वैज्ञानिकों के ऊपर मैं एक सीरीज बनाऊंगा। उस सीरीज के अंदर मैं इन 2500 वैज्ञानिकों के सामान्य जीवन चरित्र और उनके वैज्ञानिक जो कार्य है उसके ऊपर मैं एक चर्चा करूंगा, ताकि आपके मेंस के स्तर की ये जो दुविधा है जिसके ऊपर कहीं कोई ठीक से मटेरियल नहीं मिलता वो खत्म हो जाए। आप यही ऐप में, हमारे संस्कृति आईएएस के ऐप में लॉगिन करें और ऐप में लॉगिन करके आप उस 25 वैज्ञानिक के इस सीरीज को देख लें, उसका नोट्स बना लें और बात खत्म हो गई। आप कहीं भी बैठे हो इस काम को कर लें तो भी हम काम करेंगे, है ना। इसके अलावा 4 चैप्टर जो मैंने कहा मेंस में दिए नहीं गए लेकिन जोड़े गए हैं, वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा तकनीक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो प्रीलिम्स में भी था, मेंस में भी है, सवाल भी पूछे गए हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। एनर्जी टेक्नोलॉजी, बाकी और भी एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अलावा सोलर एनर्जी वगैरह की बात करें तो उसको भी एक बार देख लेना श्रेयस्कर होगा। कारण है कि ज्योग्राफी और साइंस के गठजोड़ से प्रश्न बनाई जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी यानी ऐसे हाइपर लूप की बात की जा रही है, मोनोरेल की बात कर रहे हैं आप तो रॉकेट से सफर करने की बात कर रहे हैं। इलॉन मस्क साहब का नाम सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आधे घंटे में हम दुनिया में कहीं से कहीं पहुंचा देंगे लोगों को, है ना। इवन कि आप स्पेस टूरिज्म की बात भी कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रहा है मामला। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं आप, जिससे इमिशन कम होगा, पर्यावरणीय तौर पे ये ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, आने वाले समय में इससे मेंस के सवाल बन सकते हैं, है ना। अब देखिए ये मेंस का सिलेबस है और इस मेंस के सिलेबस को सिंप्लीफाई करने के बाद आप चैप्टर वाइज चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसमें कहेंगे कि भाई रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान और तकनीक कहाँ है, तो जब आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हो
जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात करते हो तो रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान की बात हो जाती है, बहुत सारे एस्पेक्ट से हम गुजर जाते हैं, है ना। इसके अलावा जब मैं कहता हूं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान और तकनीक की बात हम कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी और इस दायरे को बढ़ा लें तो रोबोटिक्स के कई आयाम अब आपके रोजमर्रा के जीवन में जुड़ चुके हैं। आप जिस कार पे या बाइक पे चलते हैं, उस कार और बाइक का निर्माण रोबोट्स के द्वारा किया जा रहा है। हॉस्पिटल में रोबोट से सर्जरी की जा रही है, यहां तक कि लोग घर में रोबोटिक खिलौने अपने बच्चों को दे रहे हैं और रोबोट हमारे सहायक के रूप में हमारे घर और ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना। आपने ये भी सुना होगा कि कई जगहों पे जहां पे कोविड-19 के मरीजों को आइसोलेट किया गया है, उन तक खाना पहुंचाने के लिए, उन तक दवा पहुंचाने के लिए कई हॉस्पिटल रोबोट का इस्तेमाल कर रही हैं। तो जब आप इस चीज को पढ़े तो उसमें एक दिमाग में बात रखें कि भाई ये रोजमर्रा के क्षेत्र में कहां कहां मददगार साबित हो रहा है ना। भारतीयों का योगदान, जब भी इसको पढ़े तो इससे जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें। अब बताइए इस बात को कि अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, अंतरिक्ष तकनीक की बात करें और उस तकनीक में आप विक्रम साराभाई साहब की बात ना करें, आप सतीश धवन साहब की बात ना करें, तो ये तो अच्छा नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने भारत में अंतरिक्ष तकनीक की नींव रखी, उनकी बात तो करनी ही पड़ेगी। आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें और आप जो है होमी जाकिर भाभा साहब की बात ना करें तो ये गलत होगा। और आप इसको तैयार करके रखिए, मैं उसमें आपकी सहायता करूंगा उस सीरीज के माध्यम से। और फिर मेंस में एक सवाल जिस साल वो पूछेगा, उस साल वो सवाल आपका होगा, उसमें बढ़िया नंबर आप लेके आएंगे। बस तैयार करके रखना है आपको। हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें और कलाम साहब की बात ना करें तो ये बड़ा ही गलत है ना। तो यहां वो भी मिल जाएगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में देखिए। तो पिछले जो उसमें हमने देखा था कि रोजमर्रा के जीवन में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, भारत में कैसे विकास, इंडिजिनस कैसे हो रहा है डेवलपमेंट। तो भाई स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिजिनस डेवलपमेंट क्या है उसको पढ़ेंगे हम, इसरो के काम को पढ़ेंगे। अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम भारत के जो परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं, संस्थान हैं, उसकी बात करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि भाई कहां पे कैसे अनुसंधान चल रहा है और किस स्तर पे हम पहुंचे हुए हैं। हम फ्यूजन की बात करें और हम प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात न करें जो गुजरात में है, तो फिर ये तो सही नहीं होगा। तो वहां पे हम उसकी बात भी करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें और हम दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया जीएम मस्टर्ड की बात ना करें तो होगा ही नहीं, सवाल भी पूछे गए उसके ऊपर। तो देशज स्तर पे तकनीक का विकास, रोबोटिक्स की बात करें और हम रोबोटिक्स के बढ़िया कंपनियों की बात ना करें जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, तो ये सही नहीं होगा। और बाकी चैप्टर्स तो आप देख ही रहे हैं। अब आइए इसके आगे की बात करते हैं, कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि आखिर में प्रश्न पूछे कैसे गए। अगर प्रश्न की बात करें तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी की बात पहले करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में सवाल पूछा गया बहुत सारा, कुछ सवाल मैं आपके सामने बताता हूं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल पे सवाल पूछा गया, स्टेम सेल थेरेपी, है ना, और ये सवाल पूछे गए 2017 में। बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मा के क्षेत्र में सवाल पूछा गया कि बायोफार्मा यानी कि जो जैव चिकित्सा का मामला है उस स्तर पे सवाल पूछा गया। उसके अलावा ये भी पूछा गया, कई सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों के जीवन गुणवत्ता को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सवाल 2019 का है। और ध्यान रहे इस सवाल को सॉल्व करने में आपको आंकड़ों का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि एक बेहतर समझ की आवश्यकता पड़ती है ना। फिर ये भी सवाल पूछा गया 2019 में कि इंडिया को अपना स्पेस स्टेशन क्यों बनाना चाहिए, उससे फायदे क्या होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी की सवाल है ये, है ना। मैन्ड स्पेस मिशन भेजने में क्या कठिनाई है, 2017 में पूछा गया। स्पेस में हमने जो एक सिस्टम डेवलप किया है IRNSS, उस पर सवाल पूछे गए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। IPR बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे भी सवाल इनवेरिएबली पूछे गए हैं। IPR के सवाल नॉर्मली बायोटेक से रिलेटेड होते हैं, हम उसको उसी स्तर पे पढ़ते हैं मेंस के लिए। और देखिए इसमें 2019 में सवाल पूछा गया कि ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट से बचाने के क्या प्रयास किए जाते हैं, है ना। और बिल्कुल ऐसा ही सवाल 2015 में पूछा गया था और वो था TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के महत्व के बारे में बात की गई थी। ऐसे ही सवाल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पूछे गए। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पे सवाल आए 2018 में। देखिए सिलेबस में नहीं है लेकिन सवाल 2018 में पूछा गया। 2017 में पूछा गया और वो सवाल क्या था, FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हम कलपक्कम में बना रहे हैं,
लगभग शुरू होने वाला है, उस पर 2017 में सवाल पूछे गए। ध्यान रखना इन सभी बातों का, है ना। डिजिटल सिग्नेचर, 3D प्रिंटिंग, ये सारे मामले ऐसे हैं जिसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के स्तर पे, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और बातों को देखते हैं। और अब हमने सिलेबस देख लिया, सवाल की प्रकृति देख ली, अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से प्रीलिम्स को तैयार करें, क्या क्या करें। अप्रोच के लिए 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, 5 बिंदुओं पे काम करेंगे, है ना। पहली बात कि अगर प्रीलिम्स को मास्टर करना है तो एनसीईआरटी किताबों की बेसिक रीडिंग कर लीजिए। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी किताब नई हो या पुरानी हो फर्क नहीं पड़ता, उसको एक बार पढ़ जाइए। 6, 7, 8 पढ़िए एक बार, और 9, 10 को 2-3 बार पढ़ जाइए। जिनकी पृष्ठभूमि विज्ञान की है वो सीधा 9, 10 ही पढ़े, जिनकी मानविकी की है 6, 7, 8 पढ़ने के बाद 9, 10 पढ़े, रिवीजन हो जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो मेंस के टेक्नोलॉजी के चैप्टर्स हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेंस वाले मामलों पे इसकी चर्चा करूंगा। तीसरी बात, करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। करंट अफेयर को फॉलो करेंगे न्यूज़पेपर मैगजीन से। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको देखेंगे आप। चौथी बात, एम्फेसिस जो हमारा रहेगा वो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा रहेगा, फैक्ट्स और आंकड़ों पे थोड़ा कम रखेंगे, है ना। ये गलती करते हैं तैयारी में लोग, क्या करते हैं फैक्ट्स और आंकड़ों को खूब ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कहां पे दिक्कत हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स को वो भूल जाते हैं। देखिए सवाल प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। आप इस बात को ध्यान में देखिए कि प्रीलिम्स में सवाल कैसे पूछते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आता। मल्टीपल चॉइस उससे कहते हैं जहां पे एक प्रश्न हो, 4 जवाब हो, 4 में से एक चुनना हो, ये आसान होता है। इस लेवल पे सवाल अब एसएससी वगैरह पे पूछा जा रहा है। यूपीएससी पूछती है मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन का मतलब होता है एक कोई विषय वस्तु है, उसके ऊपर 3 या 4 स्टेटमेंट्स हैं, और इस 3-4 स्टेटमेंट में से सही गलत कथनों का चुनाव करना है। और ध्यान रहे ऐसे सवाल फैक्ट्स पे तो कभी बन ही नहीं सकते, इसके लिए चाहिए कॉन्सेप्ट्स। इसलिए जब भी पढ़ें आप कॉन्सेप्ट्स को ही ढूंढें। अगर आपको कहीं पे सिर्फ फैक्ट मिलता है और वो फैक्ट को याद करने की बात है तो वो बेकार है। ड्राई फैक्ट, सिर्फ फैक्ट परीक्षा के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, अगर वो परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी की है तो, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 5वीं बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस का मतलब नहीं कि आप डेली 100 बनाइए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन भी आप अपने आप को उससे रूबरू होते रहिए। इसका सही तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कई सारे उपलब्ध हैं, और वहां पे अपने आप को जज करने की कोशिश कीजिए, है ना। हम संस्कृति आईएएस में भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी इसमें प्रीलिम्स क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जहां पे सारे टीचर अपने अपने विषय के टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन होगा जो खुद हमने बनाए होंगे, वो एक मॉडल क्वेश्चन होगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उसमें रखेंगे और फिर उसकी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने का उद्देश्य ये होगा कि जब एक पूरी टॉपिक कंप्लीट हो और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे डील कर लें, है ना। और ये सारे के सारे एपिसोड जो होंगे आपको ऐप पे, संस्कृति आईएएस के ऐप पर उपलब्ध होगा। कुछ वीडियो जिसके जो हैं यूट्यूब पे भी डाल दिए जाएंगे, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये अप्रोच है प्रीलिम्स का, राइट। अब आइए हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंस के अप्रोच की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के अप्रोच में भी मैंने कहा कि 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। अब ये 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी क्या है, प्रत्येक टॉपिक जो मेंस का टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक का विभाजन 5 वर्गों में करना है, 5 बिंदुओं में करना है। एनी टॉपिक यू टॉक अबाउट, कोई भी टॉपिक की बात आप कर लें। जैसे एक टॉपिक है, मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी, नई टॉपिक है, नई अवधारणा है, नया विज्ञान है। तो नैनो टेक्नोलॉजी को हम 5 भागों में बांटेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का,
नैनो तकनीक का एप्लीकेशन, उपयोग क्या है, किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है। ELSI, ELSI का मतलब क्या होता है, बड़ा ही प्रचलित टर्म है जिसको आप समझना चाहिए। ELSI में देखिए ई का मतलब क्या हो गया, एथिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, दैट इज ई, है ना। एल का मतलब क्या हुआ, लीगल, विधिक मामले। एस का मतलब क्या होगा, सोशल, सिक्योरिटी, सुरक्षा। और आई का मतलब क्या हो गया, इश्यूज। ELSI, है ना। नॉर्मली लोग कहते हैं इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, है ना। हमने इसको और एक्सपेंड कर दिया और हमने कहा कि ई इज एथिकल, इकोनॉमिकल, आर्थिक संदर्भ, आर्थिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे। एल से लीगल मुद्दे, एस से सोशल, सामाजिक मुद्दे, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, आई इशू। ELSI बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आपको सक्सीड करना है, अगर आपको विषय वस्तु पे बेहतर पकड़ बनानी है, तो आप ELSI को कंप्लीट करिए, उस पे पढ़िए, उसको जांचने और समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए उस तकनीक का भारत में क्या मामला है, भारत में वो तकनीक का मामला कैसे है, इस बात को भी देखेंगे। ये मैं बात कर रहा था कि भारत में डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, प्लान्स एंड पॉलिसी विच इज गोइंग ऑन, उसकी बात हम कर लेंगे। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा था, तो नैनो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं नैनो मिशन। और नैनो मिशन से पहले हम कर रहे थे नैनो मिशन का एक इनिशिएटिव, NSTI, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। फिर शुरू किया नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, और फिर उसमें हमने कई जगह पे नैनो पार्क बनाने की बात की। बेंगलोर में नैनो पार्क हम बना रहे हैं, हम IINT खोल रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट की प्लान्स, पॉलिसी, स्कीम जो उस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए उठाई जा रही है, उसकी बात हम करेंगे। और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी ध्यान रखेंगे कि विश्व उस तकनीक में किस स्तर पर पहुंचा हुआ है। अगर हम 5G की बात कर रहे हैं तो इस बात को भी देखेंगे कि भारत में 5G का विकास किस स्तर पे है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, आवृत्ति का आवंटन कर रही है, नहीं कर रही है तो कब कर रही है, क्या कैप रखा है, क्या योजना रखी है, भारत की कंपनियां किस स्तर पर तैयार हैं। और यह भी देखना जरूरी है कि समानांतर तौर पर वैश्विक स्तर पर 5G का विकास किन देशों में किस स्तर तक पहुंचा हुआ है, हम उसके कंपैरिजन में, उसकी प्रतिस्पर्धा में, उसकी तुलना में कहां और कैसे हैं। साथ ही साथ इन सभी मुद्दों को कहां से जोड़ना है, करंट डेवलपमेंट और करंट ट्रेंड से, है ना। यह बात ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो मैं मेंस की क्लास में बहुत बल देकर बताता हूं कि आप किसी भी टॉपिक को 4 भाग में बांटिए। और वो 4 भाग कौन से हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, ELSI, भारत और विश्व में उस तकनीक का विकास, और उस तकनीक से संबंधित जो करंट डेवलपमेंट है, अद्यतन जो गतिविधियां हैं, ट्रेंड हैं, विकास है, उसकी बात हम करेंगे। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको ताकि आप इस बात को समझ पाएं। इसके लिए मैं एक नया पेज लूंगा और लेट्स से मैं अभी बात करता हूं किसकी, नैनो टेक्नोलॉजी की। जैसे कि मैंने कहा नैनो टेक्नोलॉजी को हम बांट देंगे कितने भागों में, जैसी बात है 5 भागों में। पहला भाग कौन सा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा भाग क्या है हमारा, एप्लीकेशन। तीसरा भाग क्या है हमारा, ELSI। अब तो बात समझ में आ गई आपको ELSI की। और चौथी बात हमारी क्या है, भारत और वर्ल्ड में विकास, डेवलपमेंट। कई बार डेवलपमेंट के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होता है, उसको भी देखना है। भारत और विश्व का मामला यह भी है कि विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सभी चीजों को देखना है। हम लोग बात करते हैं। 5वीं बात क्या है, करंट डेवलपमेंट। मैं 5वां यहां लिख देता हूं। 5th जो है वो है करंट अफेयर्स एंड ट्रेंड्स, करंट अफेयर्स एंड ट्रेंड। अब देखिए आप
क्या क्या हो सकता है इसमें। देखें, अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट नैनो टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले जो जहन में सवाल आएगा वो होगा कि भाई ये नैनो शब्द क्या है। बहुत बेसिक से शुरू करना है। व्हाट इज नैनो? ये नैनो पैमाना क्या है, नैनो शब्द क्या है? 10⁻⁹ नैनो, है ना। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कभी किसी क्लास में। फिर देखिए हम बात करेंगे कि ये नैनो स्केल क्या है, नैनो स्केल क्या है ना। 10⁻⁹ का स्केल क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके ऊपर इतनी चर्चाएं है ना। फिर देखिए हम बात करेंगे नैनो मटेरियल्स क्या है, नैनो पदार्थ क्या है। देख रहे हैं आप, अलग अलग पदार्थ, ग्राफीन, CNT, फुलरीन, कार्बन नैनो ट्यूब, सिल्वर नैनो क्रिस्टल, प्लैटिनम नैनो क्रिस्टल्स। हम इसकी बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उन सब की बात करेंगे। फिर देखें कि प्रिंसिपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी बात भी करेंगे। मेथड्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी बात भी करेंगे। अब इतनी बातों को जब हम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी नथिंग बट द बेसिक कॉन्सेप्ट कि नैनो शब्द, नैनो स्केल, नैनो पदार्थों की परिभाषा, उससे जान पहचान, उसके गुण धर्म, नैनो तकनीक के सिद्धांत प्रिंसिपल, नैनो तकनीक की विधियां मेथड्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये विज्ञान की आधारभूत बातें हैं। मेंस में इससे सवाल नहीं आते, लेकिन यही बेसिक कॉन्सेप्ट कहां काम आ जाता है, प्रीलिम्स में काम आता है। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था कि आप प्रीलिम्स में किसी भी टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम निकलें तो आगे हमें क्या मिलता है, आगे मिलता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के हम क्षेत्र को पहचानते हैं, किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होना है। जैसे नैनो तकनीक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसका उपयोग होगा वो हो रहा है किसमें, हेल्थ सेक्टर में, कैंसर के उपचार में, अति संवेदनशील रोग सूचकों के निर्माण में, हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर के निर्माण में, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, हम उन सभी बातों को देखेंगे। तो हेल्थ सेक्टर को एक्सप्लोर करना है, पता तो चल गया हेल्थ सेक्टर है। दूसरी बात क्या है, इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय संदर्भ भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुरक्षा में कैसे मददगार होगा, इसकी बात भी हम करेंगे। उसके अलावा फिर क्या है नेक्स्ट, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में कैसे मददगार होगा। फ्यूल सेल की बात हमने की भी थी, प्रीलिम्स में सवाल भी आया था, और वो फ्यूल सेल नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर बात की जाएगी। सिक्योरिटी, सुरक्षा का मामला, सुरक्षा के क्षेत्र में नैनो तकनीक कैसे मददगार होगा। फिर और भी क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, कृषि का मामला, कृषि में कहां मददगार होगा, कैसे होगा। कृषि के साथ खाद्य का भी मामला जुड़ता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे हम, और भी विविध बातें हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य बातें जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के मामले को देख लिया। ELSI में आप जानते हैं नैनो तकनीक से संबंधित ELSI क्या होंगे, तो अगर उसकी हम लिस्टिंग करें तो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, हेल्थ इश्यूज भी है। अब ELSI को थोड़ा और एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बस जो बताया उसी में, अगर कुछ नए मुद्दे जोड़ते हैं उसको भी जोड़ देंगे। जैसे अगर हम ELSI की बात करें तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हेल्थ संबंधित इशू, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, क्योंकि सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है हेल्थ है, तो जाहिर सी बात है कुछ मुद्दे भी तो होंगे, दवा का मामला है। इन्वायरमेंट का है तो इन्वायरमेंट संबंधी मुद्दे, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, इकोनॉमिकल, सामाजिक मुद्दे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं कि भाई सामाजिक न्याय के स्तर पे अगर कोई दवा बने तो सभी वर्गों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सिर्फ अमीरों तक ही रहेगा, गरीब इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो अमीर होंगे वो नैनो टेक्नोलॉजी की दवाओं का इस्तेमाल करके कैंसर का पता पहले लगा लेंगे, इलाज पहले करा लेंगे, वो जिंदा रहेंगे, और गरीब जो व्यक्ति होगा वो मर जाएगा। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा कुछ संभव होता है तो फिर हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था किस प्रकार से सामाजिक न्याय स्थापित करेगी और इसके लाभांश को हर वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये बड़ा मुद्दा है।
और ये सारे के सारे ELSI इश्यूज को हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। जो भी तकनीकी गैर तकनीकी मामले हैं सब इसमें आ जाते हैं। और फिर भारत में इसकी डेवलपमेंट क्या है, मैंने कहा कि हमने यहाँ पे नैनो मिशन की बात की थी, तो नैनो मिशन और नैनो मिशन के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात भी करते हैं। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है, विश्व के साथ मामला क्या है। और आपको बताऊं, किसी स्तर पे आईकॉन सैट, आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, आईकॉन सैट 2020 आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 15 देश के डेलीगेट शामिल होते हैं। भारत में हर 2 साल पे किया जाता है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? नैनो तकनीक के क्षेत्र में। तो नैनो तकनीक के स्तर पे मैंने जो बोर्ड पे लिखा वो एक तरीके से सामान्य बाइफर्केशन है, यानी कि किसी एक टॉपिक को लेकर उसको खोल देने की बात है। सबके साथ ऐसा कर सकते हैं, आप सबके साथ कर सकते हैं। आप स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ कर लीजिए, इवन कि आप किसी टेक्नोलॉजी के एक छोटे से पहलू पे काम कर लीजिए। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा कि भाई बाह्य अंतरिक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है, बाह्य अंतरिक्ष समझौता क्या है, आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, ऑर्बिट्स किसे कहते हैं, ऑर्बिट के प्रकार कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, सैटेलाइट के कितने प्रकार हैं, सैटेलाइट के अलग अलग भाग क्या होते हैं, सैटेलाइट कैसे कार्य करता है। अगर इतनी बातों को देख लेते हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। फिर एप्लीकेशन पे आएंगे। एप्लीकेशन पे जब आते हैं तो हम कहते हैं दूर संचार उपग्रह, क्योंकि संचार एक उपयोग है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नवाणु उपग्रह यानी IRNSS GPS जैसे उपग्रह। मौसम उपग्रह, इनसेट 3D 3DR जैसे उपग्रह, है कि नहीं। फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, कुछ ऐसे उपग्रह जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट हैं, जिसका उद्देश्य जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे एस्ट्रोसैट हो गया, हम उसकी बात भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे उपग्रह जो मिशन है, जैसे कि आदित्य L1 मिशन हम भेजेंगे, उसकी बात भी कर लेते हैं। ये सब एप्लीकेशन में आ जाते हैं, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिर जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या आता है, ELSI मुद्दे, कि भाई इसरो का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान हो सकता है, इसरो का आर्थिक स्तर पर इसरो किस प्रकार से हमें मददगार हो सकता है, यानी आर्थिक विकास में इसरो का और अंतरिक्ष तकनीक का क्या उपयोग हो सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में इसरो का और स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रह सकता है। तो अगर हम देखें तो इस तरह से हम चीजों को बाइफरकेट कर सकते हैं। कुछ नए मुद्दे भी आ गए, जैसे कि स्पेस पोल्यूशन, अंतरिक्ष प्रदूषण, कक्षाओं में भीड़ भाड़ की समस्या, जियो स्टेशनरी क्राउडिंग, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना है। फिर भारत के स्तर पे आएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इसरो के संगठन को पढ़ डालेंगे एक बार, और नई नई क्या क्या चीजें चल रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसरो के बीच में। ये जो संवाद हुए या जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, नए प्लान्स एंड पॉलिसी बनाई गई, दी गई, बजट में कितना एलोकेशन किया गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, हम इस बारे में बात कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम भारत का विश्व के साथ अंतरिक्ष संदर्भों में संबंध की बात भी करेंगे, जिसको कहेंगे हम इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग, भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग, भारत रूस अंतरिक्ष सहयोग। कम से कम 3 देश तो बहुत क्लियरली महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष कूटनीति, भारत और चीन के बीच में अंतरिक्ष कूटनीतिक मामले हैं, उस अंतरिक्ष कूटनीति के बारे में बात करनी है, जो आप यहां भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको पॉलिटिकल इश्यूज के रूप में भी देख सकते हैं। हम चाहें तो मेंस के स्तर पे एक छोटे से टॉपिक को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी के एक छोटे से हिस्से को बात करें, जैसे जीएम क्रॉप, तो जीएम क्रॉप को भी हम तोड़ सकते हैं। जीएम क्रॉप बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनाई जाती है, किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उस तकनीक में किन किन टूल्स का इस्तेमाल होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता देगा। एप्लीकेशन, जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल किस किस स्तर पे हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इससे, तो उत्पादन बढ़ा सकते हैं हम, कीटनाशी फसल बना सकते हैं, जिसको कहते हैं आप पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन है। हम खरपतवार नाशी फसल का विकास कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप कह सकते हैं, जैसे जीएम मस्टर्ड है। हम नए फसल उत्पादों की प्राप्ति कर सकते हैं, हम फसलों में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ सकते हैं जो पहले नहीं होता था या पाया नहीं जाता है, जैसे कि गोल्डन राइस है, विटामिन ए होता है उसमें। हम फसलों में कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिसके कारण वो
प्रतिकूल पर्यावरणीय दशा में उग पाए और हम ग्लोबल वार्मिंग के चुनौतियों को भी इससे एड्रेस कर पाए कि भाई जब वैश्विक तापमान होगा कृषि का पैटर्न बदलेगा, लेकिन ये हमारे पास नई फसलें होंगी जो उस बदलते हुए परिवेश में भी उग कर हमारे भोजन और पोषण की मांग को पूरा करेंगे। उसके अलावा हम जीएम फसलों में आनुवंशिक बदलाव करके, यानी फसलों में आनुवंशिक बदलाव करके हम ऐसी जीएम प्रजातियों का विकास कर सकते हैं जिसमें हम पोषण के साथ साथ दवा को भी डाल सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, जिसको कहते हैं आप कि भाई फार्माकोलॉजी की बात कर सकते हैं आप। तो हम उसमें मेडिसिनल एस्पेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। तुलसी में, हल्दी में आप जानते हैं कि औषधीय गुण है, उसको हम आवर्धित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नए औषधीय गुणों को जोड़ सकते हैं। ये सब कहाँ आ जाएगा? एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन में जब आएगा तो एग्जाम्पल्स भी आएंगे, सभी एग्जाम्पल पढ़ने होंगे। बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, जीएम सरसों, गोल्डन राइस, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें एक एक करके देखने पड़ेंगे, उसके अंदरूनी भागों को भी समझना पड़ेगा। फिर ईएलएसआई कि भाई इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या रहेंगे, किसके स्तर पे बातें चलेंगी, तो पर्यावरणीय मुद्दे क्या होंगे इससे जुड़े, मानव स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे क्या होंगे, आर्थिक मुद्दे क्या होंगे, क्या छोटो किसानों को इसकी लाभ पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, उसको लेकर हम क्या करेंगे, इस पे नियंत्रण कैसा है सरकार का, सरकार ने इसको लेकर क्या संस्थागत प्रयास किए हैं जहां पे एक कोई संस्था हो जो इसके ऊपर अपनी मजबूत पकड़ रखे और किसी भी दुरुपयोग को रोक पाए। आप जानते हैं कि कई जगहों पे ऐसे जीएम क्रॉप को उगाया जा रहा है भारत में जिसको भारत ने अभी मान्यता ही नहीं दी है, वो प्रतिबंधित है। तो ये सब इसकी वीकनेसेस है, कमजोरियां हैं, उसको भी देखना है कहाँ पे, मुद्दों में। और फिर भारत की स्थिति, डेवलपमेंट क्या है, वैश्विक स्तर पे हमारा करार कैसा है। मोनसेंटो अमेरिका की कंपनी है, महाइको भारत की कंपनी है, मोनसेंटो महाइको दोनों मिलकर भारत में बीटी कपास बेचते हैं। तो ये गठजोड़, ये सहयोग की बात भी हम करेंगे, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए, मैं आपको ये 4 पॉइंट बता चुका हूं और 5वां पॉइंट हमारा क्या था? करंट डेवलपमेंट। करंट डेवलपमेंट कहां आएगा? आप ये सोचो, अगर आपके पास एक अच्छी समझदारी हो जहां पे मेंस के पॉइंट्स को, मेंस के टॉपिक को, विषय को आप 4 भागों में तोड़ पा रहे हो, तो करंट अफेयर इसी चारों में से कहीं एक जगह आता है। कुछ भी आप नया पढ़ेंगे तो करंट डेवलपमेंट इसी में आएगा। मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं सरोगेसी की, सरोगेसी बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, आपने उसको 4 भागों में बांट दिया। सरोगेसी क्या है, सरोगेसी का उपयोग क्या है, सरोगेसी से जुड़े मुद्दे क्या हैं, और भारत सरोगेसी के लिए सरोगेसी विधेयक, सरोगेसी नियंत्रण विधेयक के ऊपर मामला चल रहा है अभी, यही है। अब क्या होगा सरोगेसी में? या तो सरोगेसी का कोई दुरुपयोग सामने आएगा और वो चर्चा बन जाएगा कि दुरुपयोग हुआ, उसको जेल हुआ, उसको सरकार ने और प्रशासन ने, व्यवस्था ने उसको दंड दिया, तो वो कहाँ आ जाएगा? मुद्दे में आ जाएगा कि भाई इसका दुरुपयोग ऐसे भी हो रहा है, आप उसमें जोड़ लेंगे एक पॉइंट। या विधेयक पास हो गया और वो कानून के रूप में बदल गया, तो जब सही कानून बन गया आप उसको क्या डाल देंगे? भारत डेवलपमेंट, भारत की स्थिति, प्लान्स, पॉलिसी, स्कीम के अंदर डाल देंगे। उस विधेयक में कुछ ऐसे बिंदु थे जहां पे गंभीर चर्चा हुई पार्लियामेंट में, बहुत सारे विवाद हुए, कुछ बदलाव हुआ, जैसे ही बदलाव होगा उसको भी आप डाल देंगे एप्लीकेशन में, ईएलएसआई में, या यहाँ। यानी कि जैसे ही आप किसी टॉपिक को 4 भागों में बांटते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाता है कि अब हम पेपर में जो भी नया कुछ पढ़ेंगे उसको हमें कहाँ फिट करना है, इधर डालना है, इधर डालना है, इधर डालना है या इधर डालना है। और ये क्रिएटिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो हमने बात की थी प्रीलिम्स के स्तर पे, मैंने कहा था कि प्रीलिम्स में सबसे महत्वपूर्ण है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेंस के स्तर पे हम पढ़ते हैं। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो ध्यान दीजिएगा आप इस बात को कि ये जो दो टॉपिक है, ये जो 2 टॉपिक है, ईएलएसआई एंड इंडियाज एंड वर्ल्ड, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए, ये जो 2 टॉपिक है, एप्लीकेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस आप प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़िए, मेंस के लिए इसको पढ़िए, आप होलिस्टिक पढ़िए, पूरे चीज़ों को पढ़िए। लेकिन अगर हम वेटेज की बात करें, अगर हम बल दें, तो ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम एक पेज पीछे जाते हैं और फिर देखते हैं चीज़ों को। देखिए, मैंने यही कहा था कि आप मेंस के टॉपिक को 5 पॉइंट में बांटेंगे और फिर मैं कह देता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मामला किसके लिए है? प्रीलिम्स का है। यहां मैंने पी लिख दिया, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स का मामला है।
एप्लीकेशन का मामला प्रीलिम्स का भी है, और साथ में इसमें मेंस का भी मामला है ना। तो आप प्रीलिम्स तैयार करना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन तो पक्का ही पढ़िए, और फिर देखेंगे आप ज्यादातर सवाल जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उसको बनाने के स्तर पे होंगे। बाकी के ये दो ELSI और डेवलपमेंट इन इंडिया, ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है आप पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स के स्तर पे भी थोड़ी बहुत सहायता इसे मिली जाएगी। कारण है कि डेवलपमेंट इन इंडिया एंड वर्ल्ड में स्कीम और इसकी बात करते हैं, वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। करंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये मामला प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं फिर आपको बताऊं कि अगर आप प्रीलिम्स तैयार करना चाहते हैं तो ये दो टॉपिक के ऊपर बढ़िया पकड़ होनी चाहिए, और साथ में मेंस को भी अपग्रेड करना चाहते हैं तैयारी में तो ELSI और डेवलपमेंट इन इंडिया एंड वर्ल्ड को भी आप कवर अप कर लीजिए, है ना। तो आपका ये मामला चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बिंदुओं पे बात करें। अब मामला यह है कि रीडिंग लिस्ट क्या हो। पिछली वीडियो भी हमारी थी इस पे, लेकिन उसमें रीडिंग लिस्ट नहीं था, तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि बिना रीडिंग लिस्ट ही डाल दी जाए। देखिए, विज्ञान एवं तकनीक, समान विज्ञान एवं तकनीक का मामला जो है वो बड़ा ही गंभीर है। इसमें ये पूरी परीक्षा प्रणाली में मेहनत ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा लगेगी भी, आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। तो टीचर का काम है डायरेक्शन देना, आपका काम है उसका अनुपालन करना। आप अपना दिमाग भी लगाइए। NCERT 6 से 10 तक पढ़नी है जैसा मैंने कहा था। उसके अलावा मेंस के क्लास नोट्स अगर आपके हों, आपने जहां भी पढ़ाई की हो, जिस टीचर से भी पढ़ा हो, आप मेंस के क्लास नोट्स के ऊपर लगातार अपना काम करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेंस का हो या प्रीलिम्स का, उसको पढ़िए। मेंस का मैं पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के काम आएंगे, और जो ELSI और डेवलपमेंट इन इंडिया है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो कहाँ काम आ जाएंगे, आपके मेंस में काम आ जाएंगे। करंट डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स को आपको फॉलो करना है, ये आपको पढ़ते रहना है। और पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़िए। ये एक बड़ी दुखद बातें हैं कि स्टूडेंट न्यूज़पेपर छोड़ के पहले मैगजीन पे शिफ्ट किए, और अब तो मैगजीन भी छोड़ चुके हैं, न्यूज़पेपर भी छोड़ चुके हैं। अब कहाँ शिफ्ट कर गए हैं? वो आप शिफ्ट कर रहे हैं रेडीमेड आइटम पे, यानी कि कोई व्यक्ति 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में ऑडियो या यूट्यूब के द्वारा हमें सुना दे, है ना। तो उससे आपकी अपनी क्षमता का विकास नहीं हुआ, आपकी अपनी एनालिटिकल पावर नहीं बढ़ी, आपकी अपनी पढ़ने, समझने और लिखने की क्षमता विकसित नहीं हुई, आपकी खुद की भाषा शैली विकसित नहीं हुई, बल्कि उल्टा इसमें क्या हुआ? सरलीकरण के कारण, सिंप्लीफिकेशन के कारण आपकी ये सारी क्षमताएं, ये सारी खूबी ये डेवलप ही नहीं हो पाया। तो पहले होता है ना, मसल्स बनाना होगा, मांसपेशी का विकास करना होगा, तब जाके आप जो है लड़ाई लड़ पाएंगे। अब ये तो कोई है नहीं कुश्ती का मैदान कि आप इसमें जिमिंग विमिंग करके मांसपेशी बना लो। यहाँ पे मांसपेशी बनाने का मतलब है कि मानसिक तौर पे अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, और उसके लिए वही करने होंगे जो आप जिम में करते हैं। आपको पता है कि लोहा उठाना है, उसमें क्या करना है भाई, कोई और उठा दे, लेकिन आप उठाओगे तभी आपके मसल्स बनेंगे। यही मामला यहाँ भी है, कोई और करके हमें दे दे तो उसका तो मानसिक विकास हो गया। देखता है आप जिम के ट्रेनर को देखिए, आप कितना बल्कि होता है, तो वही ट्रेनर है जो व्यक्ति कर रहा है यूट्यूब पे और वीडियो पे, वो तो बहुत ज़हीन हो चुका है। लेकिन आप तो सिंप्लीफाई ले रहे हो, वो करके आपको दे रहा है, तो आपका विकास उस स्तर पे नहीं हुआ। इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, किताब पढ़िए। कुछ मैगजीन्स हैं जैसे योजना के कुछ अंक ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, कभी बायोटेक्नोलॉजी पे, कभी नवीनतम प्रौद्योगिकियों पे आते हैं, उसको रखिए। आपको योजना तो हर मंथ की खरीदनी चाहिए। शुरुआती दौर में आप शायद न पढ़ पाए तो रख दीजिए, ताकि वो योजना आपके काम आ जाए कभी, है ना। तो जब भी कोई साइंस के इश्यूज आए, साल में 1-2 इशू आते हैं, कलेक्टर्स इशू है, उसको उठा के रख लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। विज्ञान प्रगति या साइंस रिपोर्टर, दोनों में से कोई एक, इंग्लिश भाषा पे ठीक ठाक कमांड है, साइंस रिपोर्टर पढ़िए, विज्ञान प्रगति पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 इशू आते हैं, 12 इशू में 12 बड़े टॉपिक के ऊपर चर्चाएं होंगी। भाषा शैली के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अवधारणा भी स्पष्ट होगी, दृष्टिकोण भी डेवलप होगा,
और कई मामलों में प्रश्न भी बन जाते हैं, कई मामलों में प्रीटी और मेंस में भी बड़े ही कारगर होते हैं। कीवर्ड सर्च और इंटरनेट का उपयोग करना कहां तक सही है? सही है अगर आप इसका जुडिशियस इस्तेमाल करते हैं, तब न्याय संगत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब। अब न्याय संगत कैसे करेंगे? हम इसका इस्तेमाल करेंगे कीवर्ड सर्च के लिए। जैसे कोई नई शब्दावली, नया टर्म आता है और नया टर्म आया, आपको परेशान कर रहा है, गूगल में डाल के सर्च कर लीजिए और जो फर्स्ट सेकंड लाइन में आता है उसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। उसके ऊपर रिसर्च मत कीजिए। ऐसा नहीं कि उसके सर्च के बाद फिर अंदर और फिर अंदर फिर अंदर, उसका कोई अंत नहीं होता। तो बस कीवर्ड सर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गूगल सर्च कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपको इंटरनेट से बाहर बैठ के बनानी है, कॉपी किताब की मदद से, है ना। ये रीडिंग लिस्ट है, कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई किताब नहीं आती। जो किताब आ रही है एनसीईआरटी वो है, तो इसलिए आप इस पर रिलाई कीजिए। मैं किसी एक पुस्तक के नाम नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, इसकी बारे में बात अभी आगे करूंगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। रीडिंग लिस्ट तो हो गई, अब करना क्या है? पढ़ना ही थोड़े ना है, पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स के लिए। आप खुद से करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, संस्कृति के ऐप पे आएगा वहां कीजिए, लेकिन कीजिए। आप कहीं से भी करें, लेकिन करना जरूरी है। आंसर राइटिंग फॉर मेंस, ये सिर्फ मामला प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस का भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाषा शैली का विकास, लेखन शैली का विकास, मतलब समझिए कि आप 150 से 200 शब्दों के अंदर लगभग 7.5-8 मिनट के अंदर एक अच्छे तरीके से किसी चीज को समझकर उसको प्रस्तुत करने की क्षमता। क्वेश्चन समझना भी है, फॉर्मेट सोचना भी है, और 8 मिनट के अंदर अंदर उसको शब्द सीमा के अंदर अंदर लिख देना है। इसके लिए चाहिए बहुत प्रैक्टिस, नहीं तो पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में समय प्रबंधन ही नहीं हुआ, दिक्कत आ गई। प्रैक्टिस इसलिए चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस इसलिए चाहिए क्योंकि समय का प्रबंधन हो, रणनीति विकसित हो जाए, आप अपने आप को समझे, परीक्षा में आप कैसे व्यवहार करते हैं उस बात को समझे, जहां पे भी गुंजाइश हो कम और ज्यादा करने की उसको आप कर लें। आंसर राइटिंग अभ्यास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑलरेडी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे कई एपिसोड इस पे आ चुके हैं और वहां पे आंसर राइटिंग के लेकर बातें की जा रही हैं। आप उसका लाभ उठाइए। कहीं से भी कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपको मिलता है, सोर्स उत्पत्ति कोई भी हो, कहीं से मिले, आपको करना है। संस्कृति से मिले या कहीं और से मिले, डजंट मैटर। और हम बहुत जल्दी एक विस्तृत मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो ऐप्स पे डाल देंगे, संस्कृति आईएएस के ऐप पे डाल देंगे और वो वहां पे रहेगा। और वहां पे आकर आप आंसर राइटिंग, जब आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो, आप आइए और आंसर राइटिंग के इस प्रोग्राम का फायदा उठाइए, है ना। उसके अलावा एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, वो है ग्रुप डिस्कशन। 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 लोगों का एक ग्रुप बनाइए जो आपके समान स्तर के लोग हों, जो पढ़ने में तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हो, गंभीर हो, और फिर किसी एक टॉपिक को पढ़कर उसके ऊपर एक सामान्य परिचर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे जो भी टॉपिक परिचर्चा में आप एक बार लेकर आएंगे उसके ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये काम कीजिए आप प्रैक्टिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, मेंस आंसर राइटिंग करें, डेली करें इन सभी चीज़ों को। ग्रुप डिस्कशन आप वीक में 2 बार करिए, लेकिन ये एमसीक्यूज और राइटिंग प्रैक्टिस तो डेली ही होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जहां से भी हो, है ना। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। तैयारी में क्या करना इंपॉर्टेंट तो है ही, क्या नहीं करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, गाइड और कुंजी से बचें। मार्केट में विज्ञान को लेकर बहुत सारे गाइड्स अवेलेबल हैं। वो किताब नहीं है, वो गाइड है। अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं, आपके पास संस्थान के द्वारा दिए गए प्रिंटेड नोट्स हैं, आपके खुद के द्वारा बनाए गए, कलेक्ट किए गए इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उस पर भरोसा करें। गाइड या कुंजी के साथ दिक्कत क्या है कि ये डायनामिक सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं चलती। ये साइंस जैसे चलमान डायनामिक एरिया में नहीं चल पाती, क्योंकि ये जब तक छपता है, आता है, पहुंचता है, तब तक उसकी सारी बातें पुरानी हो चुकी होती हैं। प्रश्न चाहे प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, पूछे कहाँ से जाते हैं? करंट डेवलपमेंट के स्तर पे पूछे जाते हैं, लेकिन वो लिखा क्या हुआ है 1 साल पुराना, तो किसी काम का ही नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम पूरी किताब पढ़ें, ये भी सही नहीं है।
बेसिक कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे एनसीईआरटी और क्लास नोट्स को पढ़ के, लेक्चर को सुनकर, है ना। तो इससे बचने की कोशिश कीजिए। कुंजी और गाइड पढ़ के आज तक किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अनावश्यक आंकड़ों से बचें। मैंने पहले भी कहा है कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, डेटा और आंकड़े ध्यान में नहीं रखने हैं। वही डेटा वही आंकड़े ध्यान में रखने हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे संख्याओं को याद करने का कोई मतलब नहीं है। न वैज्ञानिक के नाम याद रखने हैं, न कोई संख्या याद रखनी है, न सन्निवेश याद रखना है, कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट के साथ जो नाम जुड़े हैं, संख्या जुड़ी है, उसको जहन में रखने की कोशिश कीजिए। रहे तो ठीक, न रहे तब भी ठीक। अदरवाइज ड्राई फैक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला और इक्वेशन से बचे। एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हों या कोई किताब पढ़ रहे हों तो वहाँ पे कोई फार्मूला लिखा होगा, NaHCO3, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। ये सोडियम बाइकार्बोनेट नाम याद रह गया, यही बहुत है। NaHCO3 याद रहे जरूरी नहीं है, बस ये याद रहे कि NaHCO3 मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है वो पता रहे। NaHCO3 याद रहे बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका देखिए भार बहुत कम हो जाएगा। कोई भी केमिकल फॉर्मूला है, इक्वेशन है, उसको याद नहीं रखना है, उसको बैलेंस नहीं करना है, उसकी बैलेंसिंग नहीं सीखनी है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखना है, इसकी जरूरत नहीं है। यूपीएससी के ना तो प्रश्न में ना उत्तर में किसी भी सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी भी रासायनिक इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसलिए इस टेंशन से अपने आप को मुक्त कीजिए। जिसको आता है बहुत बढ़िया, आपको नहीं आता आप कोशिश भी मत कीजिए। मूल उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना नहीं है, मूल उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना। इक्वेशन से भी बचना है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इक्वेशन आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। पूरे फिजिक्स में 2-4 इक्वेशन होते हैं जिनको बेसिकली वो पढ़ने के क्रम में ध्यान में आ ही जाते हैं। अदरवाइज हमें इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, हम बल पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स के इंपैक्ट पढ़ेंगे, फोर्स के प्रभाव पढ़ेंगे, फोर्स के उपयोग पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन के लिए सीसेट है आपके पास। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं करना है। किसी टॉपिक के वैज्ञानिक गहराई में ना जाए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा लेजर, अब ये नहीं कि लेजर जब पढ़ना शुरू किया तो लेजर बनाएंगे कैसे उसमें पहुंच गए, और कुछ ऐसा ना हो कि बस घर में एक छोटा मोटा जो है ना प्रयोगशाला शुरू करके लेजर बनाना ही शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। हम जीएम क्रॉप पढ़ रहे हैं, हमें जीएम क्रॉप की एक बेसिक आधारभूत समझ चाहिए। हमें जीएम क्रॉप बनाना नहीं है कि हम उसमें सब कुछ जानने की कोशिश करें। तो उतना ही जानना है जितना एक सामान्य पढ़े हुए लिखे व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। बहुत टेक्निकल चीज़ों के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो उस बात पे भी अपने आप को रोकना है कि जहाँ पे तकनीकी बातें सिर्फ आने लगे, तथ्य से संबंधित और तकनीक से संबंधित, रुकिए। प्रैक्टिस, रिवीजन और अपडेट करना ना भूलें, है ना। ये भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस एमसीक्यू का, आंसर राइटिंग का, रिवीजन और अपडेट, करंट अफेयर से अपडेट करना, मैगजीन से, पेपर से अपडेट करना, पेपर को नियमित रूप से पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो सारे डिस्कशन यही थी, उद्देश्य यही था कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, ऐप पर एक ऐसा विस्तृत वीडियो हो जिसको देखकर कोई भी नया अभ्यर्थी, कोई भी नया एस्पायरेंट जो हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बेहतर समझ बना सके और पढ़ने की शुरुआत कर सके, है ना। तो आशा है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, आप तैयारी को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, आप सही पठन सामग्री का चुनाव कर पाएंगे और सही दिशा में अपने आप को विज्ञान और तकनीक के संदर्भ में प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। क्लासरूम हो या ऑनलाइन, टीम वही, गुणवत्ता वही।